नमस्कार दोस्तों, अगर आप इग्नू के विद्यार्थी हैं और जून 2023 में एग्जाम देने वाले हैं लेकिन तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो महत्वपूर्ण, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको पढ़ करके ना सिर्फ आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे बल्कि आगे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल यूनिमार्क क्लासेस पर। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। जो लोग हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं उनके लिए ये हो जाता है अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, यदि आप इग्नू के विद्यार्थी हैं तो फिर आपके लिए इसका कोड इस्तेमाल होता होगा MPS 002। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बुक है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ही कम टाइम में इसको कवर कर पाना असंभव जैसा है, लेकिन हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। ये लॉन्ग वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर आपने अब तक कोई पढ़ाई नहीं की है तो आज हम आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे इस बुक के, जिसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, बुक तो बहुत बड़ी है और परीक्षा आने वाली है, समय हमारे पास क्या है कि बहुत कम है, तो हम पूरी बुक को तो पढ़ नहीं सकते, तो हमको बड़े इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना होता है। ठीक है, ऐसे टाइम पर बहुत सारे विद्यार्थी आपको ये भी बताएंगे कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो। अब लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया है, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को देखा, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको निकाला और आपके लिए ये लेकर के आए हैं। देखिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है, तो इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो समझना पड़ता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काम कैसे करती है, कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं आज तक दुनिया में हुई हैं। जैसे कि हम सबको पता है दुनिया में एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। दुनिया में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो पहले तो एक हुआ प्रथम विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ? तो भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1914 से लेकर 1919 तक चला। ठीक है, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत लोगों की जान गई, बहुत संपत्ति का नुकसान हुआ। तो लोगों ने सोचा कि नहीं, ये युद्ध से बड़ा नुकसान हो जाता है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि युद्ध वगैरह रुक जाए। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रयास भी किए गए, लेकिन ये सारे प्रयास क्या हुए? अंततः फेल साबित हो गए। क्योंकि उसके कुछ समय बाद क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेकर के 1945 तक। अब इन दो विश्व युद्धों को देख लेने के बाद पता दुनिया बिल्कुल सहम सी गई कि क्या होगा, इस तरह से अगर युद्ध होते रहेंगे तो मानवता कैसे बचेगी। लाखों लोग मारे गए थे इसमें, लाखों लोग मारे गए इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या हुआ? यहीं से इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई शुरू होती है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इस बात का अध्ययन किया गया कि देश युद्ध क्यों करते हैं आपस में, दो देश आपस में संबंध क्यों बनाते हैं, किसी भी दो देश के बीच में संबंध खराब क्यों हो जाते हैं, अगर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है तो उसका कारण क्या है, इन युद्धों को रोकने के लिए आज तक क्या क्या प्रयास किए गए, ये सारी बातें हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ कि एक तरफ तो मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, तो वो जीत गए थे। मित्र राष्ट्र किसमें थे? विजेता थे, ये विनर थे इसमें। ठीक है, और दूसरी वाले कौन से थे? दूसरे तरफ थे धुरी राष्ट्र। दूसरी तरफ कौन से थे? धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र वाले क्या हुए? हार गए। इसमें इटली था, जर्मनी था, जापान था। तो जर्मनी वाले हारते ही रहते हैं, मतलब जैसे IPL में RCB की टीम नहीं है, वैसे इनका बुरा हाल रहता है हमेशा। तो अब इस हिसाब से क्या होता है फिर आगे जाकर के कि ये जो मित्र राष्ट्र जीते थे, ये जो मित्र राष्ट्र जीते, उनमें एक तो अमेरिका था यानी कि USA,
एक ब्रिटेन था, एक फ्रांस था और रशिया, जिसे उस वक्त यूएसएसआर कहा जाता था, वो राष्ट्र था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब तो लड़ाई में बर्बाद हो गए, ले दे करके ये दो सबसे बड़ी पावर्स बची। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन दोनों देशों के बीच में एक लड़ाई छिड़ गई, एक जंग छिड़ गई, अदृश्य जंग थी, वो दिखती नहीं थी, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई होने लग गई धीरे धीरे। और उस लड़ाई को क्या कहा गया, उस लड़ाई को कहा गया कोल्ड वॉर। इसे हिंदी में कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध लड़ा गया। ठीक है, देखिए शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, कोल्ड कौन सी वॉर होती है आपको, है ना। तो कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, अमेरिका और ये रशिया, एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट कोई हथियार नहीं यूज किए जाएंगे, डायरेक्ट कोई आर्मी यूज नहीं की जाएगी। दरअसल में एक दूसरे को इनडायरेक्टली अटैक करते हैं, कभी किसी की बेइज्जती कर दी, कभी किसी मंच पे किसी और का अपमान कर दिया, इस प्रकार से शीत युद्ध लड़ा गया। यानी दोनों देशों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक है, और अपने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। जैसे अमेरिका ने अपना ग्रुप बना दिया नाटो, अपना ग्रुप बना दिया सीटो, ठीक है, सेंटो, तो भाई ये भी कहां रहने कम रहने, बना दिया वारसा पैक्ट। क्या बना दिया इन्होंने, वारसा बना दिया इन्होंने। अब इस प्रकार से इन्होंने अपने ग्रुप बनाने शुरू किए, इन्होंने अपने ग्रुप बनाने शुरू किए। ठीक है, तो जब इन दोनों ने अपने अपने ग्रुप बनाने शुरू किए और ये कोल्ड वॉर चलना शुरू हुआ, तो फाइनली ये कोल्ड वॉर खत्म कब हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में। कब खत्म हुआ, 1991 में इसका एंड हो गया, यानी खात्मा हो गया। और खात्मा कैसे हुआ, उसमें यूएसए की विजय हो जाती है और यूएसएसआर की पराजय हो जाती है। और आपको पता है यूएसएसआर क्या है, कई भागों में फिर बंट जाता है उसके बाद। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इसी बात को समझते हुए, देखो ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसके बीच बीच में बहुत कुछ हुआ, लाइक खाड़ी का युद्ध हो गया 1980 में, कुवैत के ऊपर आक्रमण कर दिया इराक ने। ठीक है, क्रांति आ गई ईरान में 1979 में। इसी बीच में 7 डे वॉर हो गया इजराइल और अरब देशों के बीच में। इसी बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयां हो चुकी थी, इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हो चुकी थी। तो बहुत सारी घटनाएं पैरेलल चल रही थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी घटनाएं थी वो यही चल रही थी। ठीक है, अब आपको कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने आंसर में ज्यादा से ज्यादा उन शब्दों का उपयोग करना है। तो वो शब्द कौन से हैं, जैसे कि हम जब देशों की बात करते हैं, देश, तो कुछ देश होते हैं पूंजीवादी देश। कैसे देश होते हैं, पूंजीवादी, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री। कैपिटलिस्ट देश यानी कि पूंजीवादी देश। ये पूंजीवादी देश का मतलब क्या होता है, पूंजीवादी देश का मतलब ये होता है कि कुछ देश ऐसे हैं ना भाई, उनका सिंपल मानना ये है कि सब चीज जो है वो मार्केट के भरोसे होनी चाहिए, सरकार का ये सब कोई काम वाम नहीं होता। सिंपल क्या है, सब मार्केट के भरोसे छोड़ दो, सब चीजें प्राइवेटाइज हो जानी चाहिए। ये प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। इसके खिलाफ में एक और व्यवस्था होती है, और वो होती है कौन सी, वो होती है समाजवादी व्यवस्था, या कह सकते हो साम्यवादी। ठीक है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट। कैसी, तो एक होती है कैपिटलिस्ट कंट्री, एक होती है सोशलिस्ट कंट्री। जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो सारी कैपिटलिस्ट हैं। आपको रशिया मिलेगा, बेलारूस मिलेगा, चाइना मिलेगा, वहां पर क्या है, सोशलिस्ट पार्टी की सरकारें चलती हैं। इन दोनों को मिक्स करके एक नई तरह के सिस्टम को बनाया गया और उसे कहा गया वेलफेयर स्टेट। क्या कहा गया उसे, उसे कहा गया वेलफेयर स्टेट। इसका मतलब होता है कि ये क्या है, ये है कल्याणकारी राज्य। ये क्या है, ये कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य क्या होते हैं, वो दोनों काम करते हैं। इंडिया क्या है, इंडिया एक कल्याणकारी राज्य है। भारत क्या है, भारत एक वेलफेयर स्टेट है। आपको हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी दिखते होंगे, आपको हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स भी दिखते होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं, प्राइवेट बैंक भी होते हैं, गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं। तो देखो ये लोग क्या कहते हैं, सब प्राइवेट होना चाहिए। ये लोग क्या कहते हैं, सब गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट होना चाहिए। ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं, कुछ प्राइवेट भी होना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट भी होना चाहिए। सबके अपने अपने फायदे होते हैं, अपने अपने नुकसान होते हैं। जैसे कि अगर आप सब कुछ कैपिटलिस्ट या मार्केट के भरोसे छोड़ दोगे तो क्या होता है,
जो गरीब वर्ग है समाज का जो गरीब वर्ग है वो क्या होगा, वो दबा रह जाएगा। अब सोचिए अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाए, उसको लेके सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल वहीं जाना पड़ जाए, तो इतना महंगा बिल कहाँ से भरेगा। ऐसे तो गरीब का बच्चा अनपढ़ रह जाएगा, उसको इलाज नहीं मिलेगा। तो कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ ये नुकसान था, वहां अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत बढ़ती चली जाती है। सोशलिस्ट, सब चीजें सरकार के कंट्रोल में आ जाती हैं, हर चीज सरकारी हो। अब इसमें क्या नुकसान होता है कि सरकार खुद ही सारी योजनाएं लेकर के आती है। तो सरकार जब खुद ही योजनाएं लेकर आती है तो आपने सुना होगा भाई सरकारी काम है, बड़ा डिले होता रहेगा। तो क्या होता है इस हिसाब से, यहां पर जो मेहनत करने वाले लोग हैं, लाइक किसी के पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, वो कह सकता है लाइक मुझे ये बिजनेस मिल जाए तो मैं बिल्कुल आग लगा सकता हूं, मुकेश अंबानी बन सकता हूं, ठीक है। तो मुकेश अंबानी बनने का चांस यहां पर नहीं होता, ठीक है। सरकार बोलेगी नहीं नहीं तुमको मुकेश अंबानी नहीं बनना, भैया हम ही एक अंबानी है यहाँ के, ठीक है। वेलफेयर स्टेट में क्या होता है, वेलफेयर स्टेट में मिलीजुली सरकार रहती है, तो भाई कुछ मुकेश अंबानी भी रहेंगे यहाँ पर, तो कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो राशन लेने आ जाया करेंगे सुबह सुबह। तो एक मिक्स स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट कहता है हम सबके लिए काम करते हैं। तो अमीरों से टैक्स लेते हैं, गरीबों को टैक्स देते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ बातें जो और आपको पता होनी चाहिए, एक होता थर्ड वर्ल्ड कंट्री, कई बार आपने शायद नाम सुना होगा। इसे कहा, दरअसल दुनिया में जो देश होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विकसित, एक कौन से होते हैं, विकसित, जिन्हें कहा जाता है क्या, डेवलप्ड कंट्री। जैसे आप अमेरिका, यूरोप के बारे में सुनते होंगे, बड़े डेवलप कंट्री है ना, बहुत डेवलप कंट्री है, तो बहुत पैसा वैसा है उनके पास। इसके बाद आते हैं विकासशील, इसके बाद आते हैं विकासशील, ये होते हैं डेवलपिंग। ये क्या होते हैं, डेवलपिंग का मतलब अभी तरक्की धीरे धीरे कर रहे हैं, इनके ऊपर पहले साम्राज्यवाद के बड़े श्राप रहे हैं, अब ये धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया इसके अंदर आ जाता है ना। उसके बाद आते हैं अविकसित, क्या हो जाते हैं, अविकसित, जो लोग अंडर डेवलप होते हैं। क्या होते हैं, अंडर डेवलप। तो जनरली दुनिया में 3 प्रकार के देश होते हैं। तो ये जो विकासशील देश होते हैं ना, विकासशील देश, इनको जनरली थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, याद रखिएगा इस बात को। अब कुछ बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्या हिस्ट्री, क्या सब कुछ, मैक्सिमम बातें बन गई होंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना शुरू करेंगे और उससे समझेंगे कि इसके बारे में एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जो पहली टर्म है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो है क्या, ग्लोबलाइजेशन। वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन। इसे कहते हैं भूमंडलीकरण। ग्लोबलाइजेशन, इसको वैश्वीकरण भी कहते हैं, इसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन का, क्या इसका असर होता है। दरअसल में ग्लोबलाइजेशन नाम समझ में आ रहा है, भूमंडलीकरण, पूरी दुनिया को एक बना देना, इस विचारधारा का मानना है। भूमंडलीकरण का यह मानना है कि पूरी दुनिया को क्या कर दो, एक बना दो। अब एक बना दो का क्या मतलब होता है, सबको अमेरिका बना दो या सबको इंडिया बना दो, नहीं, सबको सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर एक बना दो, कहने का इनका मतलब ये होता है, ठीक है। तो भूमंडलीकरण से क्या हुआ, दरअसल में ये लोग जो है ना, ये फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं, फ्री ट्रेड को। फ्री ट्रेड मतलब इनका मानना है कि सारे देश के दुनिया के दरवाजे खोल देने चाहिए, कोई भी देश किसी भी देश में जाए, सामान बेचे, और कोई भी देश किसी भी देश में आ सकता है, कोई किसी भी देश में जा सकता है, ये सब ओपन कर देना चाहिए सबके लिए, ताकि इससे गरीबों का भी फायदा हो सके, अमीरों का भी फायदा हो सके। अब इससे जो होते हैं वो बहुत सारे फायदे भी होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। अब जब हुआ क्या, कुछ फायदे की अगर मैं बात करूं कि फायदे क्या क्या हुए, प्रॉफिट्स, फायदे ये हुए कि जो गरीब देश थे उनको टेक्नोलॉजी से रिलेशन बना, पहली बार वो तकनीक के संबंध में आए, ठीक है। जैसे इंडिया के केस में अगर आप देखोगे, अगर
ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो आज आप लोग यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देख पा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हो। तो यूट्यूब की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? बाहर से ही तो आई है। फेसबुक चलाते हो आप लोग दिन भर, इंस्टाग्राम चलाते हो दिन भर, तभी तो तैयारी नहीं कर पाए। तो भाई कुछ तो रीजन रहा होगा। तो कैसे कर पाता? ये सारी बातें फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सब कुछ कहाँ से आया? सब फॉरेन की टेक्नोलॉजी से आया। आज इंडियन साइंस, इसरो वगैरह बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारे लोग बाहर विदेशों में जा रहे हैं। तो ये सब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कि हम दुनिया के कंधे से कंधा मिला के हम जो विकासशील देश हैं, विकसित राष्ट्रों की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट भी इसके होते हैं बहुत सारे। अब जो लोग नेगेटिव पॉइंट बात करने वाले होंगे वो नेगेटिव भी बात करेंगे। दरअसल में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं, पहुंचाते हैं क्या? अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीति। दरअसल में ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि ये हमेशा अमेरिका, ये क्या करता है हमेशा, या तो यूएसए या तो वेस्ट वर्ल्ड, या तो जो अपना वेस्ट वर्ल्ड है, यूरोपियन कंट्रीज, ये यूएसए और यूरोप का क्या है, बड़ा सपोर्ट करता रहा है। इसके ऊपर शुरू से आरोप लगता रहा है। ये क्या करते हैं, लाइक सबसे पहले तो किसी भी देश के अंदर एंट्री कर जाएंगे, ठीक है, फ्री ट्रेड के नाम पे। फिर क्या करते हैं, उस देश की पॉलिटिक्स के अंदर रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। मतलब यही काम करते हैं अल्टीमेटली ये। जैसे कि आपको दिखेगा अभी कुछ दिन पहले अफ्रीका की कोई कंट्री थी, उसने ट्विटर को बैन कर दिया था। तो ट्विटर को बैन कर देने से क्या हो, ट्विटर तो भाई बैन कर, उस कंट्री का मन नहीं था, ट्विटर बैन कर दिया। तो इन लोगों ने फिर यही कह दिया कि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ जा रही है बातें। तो एक तरीके से भाई आपकी कंपनी को देश से निकाल दिया तो इसका मतलब क्या हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ हो गया। ये एक आरोप इनके ऊपर कई बार लगता रहा है। भूमंडलीकरण के नाम पे लोग क्या, और फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? अब क्या फ्री ट्रेड का मतलब है भाई? फ्री ट्रेड का मतलब यही हुआ ना कि आप अपने देश का सामान हमारे देश में बेचो, हम अपने देश का सामान आपके देश में बेचेंगे। अब कोई इंसान अगर पूछे कि हम तो भाई हम क्या बेच सकते हैं, इंडिया वाले या अफ्रीका का देश, अगर एक अफ्रीका का देश और अमेरिका के देश के मार्केट खोल दिए जाएंगे तो अमेरिका वाला तो अपना सामान ला के अफ्रीका में बेच देगा, लेकिन अफ्रीका वाला क्या बेचेगा अमेरिका में ले जा करके? उसके पास तो बेचने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग जानता ही नहीं है। तो इसीलिए इस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि फ्री ट्रेड के माध्यम से, डेमोक्रेसी के नाम से, ह्यूमन राइट्स के नाम पर ये लोग क्या करते हैं, भूमंडलीकरण का केवल बहाना बनाते हैं। शुरू में अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं कि आपका देश अमीर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो बहुत कुछ बताएंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता भी है। लेकिन इनका नेगेटिव पॉइंट में कई बार काउंट होता है कि ये लोग सिर्फ वेस्ट वर्ल्ड के इशारे पे काम करने वाली एक विचार दे दिया गया, बस इसके एजेंडा है, समझ लीजिए, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, वो है हमारे पास एनजीओ। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या कहते हैं हम? गैर सरकारी संस्था। ठीक है, गैर सरकारी संस्था। अब ये सरकारी नहीं होती, ठीक है। इसका कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आज इंटरनेशनल लेवल पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस रह गई है, क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है? ये जरूरी इसलिए हो रहा है दरअसल में क्योंकि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, तो साइंस ने तरक्की की तो देखिए हर चीज का फायदा नुकसान दोनों होता है ना। तो साइंस ने अगर तरक्की की है तो तरक्की करने से कुछ नुकसान भी निकल करके आ गए हैं। जैसे कि अगर हमारे पास आज मोबाइल है हाथों में, तो इन्हीं मोबाइल वेव्स की वजह से बहुत सारे पंछी हैं जिनकी जान चली गई है ना। हमारे पास आज प्लास्टिक से आप देखेंगे कितना बड़ा एनवायरनमेंट को आज खतरा पैदा हो गया है ना। आज आप देखेंगे बड़े बड़े समुद्र वगैरह क्या है, सब पॉल्यूशित, मतलब प्रदूषण का इतना भयंकर प्रभाव आज हो चुका है कि नदियां प्रदूषित हैं, हवाएं प्रदूषित हैं, समुद्र प्रदूषित हैं। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन भी उसी का एक इफेक्ट है। साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें, और मानव अधिकारों का कितना उल्लंघन हो रहा है, आप ये समझिए। तो इसीलिए क्या होता है, जब किसी भी देश की जो तरक्की है, कोई भी देश है मान लीजिए वो डेवलप कर रहा है, तो उसके डेवलपमेंट से जब उसके अपने नागरिक दुखी होने लग जाएं, ठीक है, मतलब आप डेवलपमेंट किसी संस्कृति का विनाश करके करने की कोशिश कर रहे हो। किसी सभ्यता और संस्कृति को मार के यदि विकास किया जाता है तो उसे विकास नहीं विनाश कहा जाता है। ठीक है, इसी के खिलाफ क्या होता है, फिर लोग
एनजीओज बनाने शुरू कर देते हैं। जैसे आपने कई नाम सुने होंगे, एमएनएसटी, एमएनएसटी इंटरनेशनल, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे हैं। वो एक है, वो लड़की है कौन सी, थनबर्ग नाम है उसका, बहुत एनवायरनमेंट के काम करती रहती है। अपने मनीष सिसोदिया जी पहले कबीर संस्था चलाते थे, अरविंद केजरीवाल वगैरह, सब लोग पहले एनजीओ ही चलाया करते थे, ठीक है। तो एनजीओ वगैरह की बहुत इंपॉर्टेंस वैल्यू होती है। कई बार आपने देखा होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, एक बहुत बड़ा, मध्य प्रदेश में और गुजरात में चला था। तो इस तरह से क्या होता है, जब वहां पर आप देखेंगे कि मुंबई में जब आरे के पेड़ काटे गए थे, तब भी क्या हुआ था, वहां बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आ गए थे उसी व्यक्ति। तो आपको कई बार दिखेगा, हमेशा ये एक्टिविज्म जो होता रहता है, ये होता रहता है। एनजीओ वगैरह के लोग, कहीं जे कॉलोनीज होंगी, वहां तोड़ने जाओगे तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे कि भाई ये लोग कहाँ जाएंगे। पर्यावरण के लिए अलग एनजीओ बने होते हैं, शिक्षा के लिए काम करने वाले अलग एनजीओ बने होते हैं। तो एनजीओ की आज बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका बन गई है, किसमें, व्यक्ति के अपने विकास के अंदर, ठीक है। व्यक्ति जो है उसका शोषण ना हो पाए, पर्यावरण है उसका शोषण ना हो पाए, इसके लिए एनजीओ की भूमिका आज बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं एनजीओ, ठीक है। अब क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इस वजह से इनका इस्तेमाल, इनका क्या होने लग गया, इनका धीरे धीरे मिसयूज होने लग गया। क्या होने लग गया, इनका मिसयूज होने लग गया। मिसयूज क्या, इनको भी पॉलिटिसाइज करने लग गए, ठीक है। इनका भी क्या है, पॉलिटिक्स में रोल प्ले करने लग गए। अब होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एप्पल की कंपनी इंडिया में आई, तो एप्पल ने अभी बेंगलोर में फिर अपना, अभी पता नहीं कुछ महीने हो गए कि साल हो गए इस घटना को, एप्पल ने जो अपना प्लांट लगाया बेंगलोर में, तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने वहां जाकर तोड़फोड़ कर दी, ठीक है। अब वहां जाकर तोड़फोड़ कर दी एनजीओ के नाम पे कि भाई ये तो एनजीओ है, यहाँ पर एक काम हो जाएगा तो बड़ा पॉल्यूशन हो जाएगा, ये वो। तो ये मिसयूज था। एक्चुअली में वो क्या था, वो कि मिसयूज था। मिसयूज कैसे था, अगर वो जिस जगह वो कंपनी लग रही थी वहां पर क्या होता था, डेवलपमेंट वगैरह हो जाए, सरकार को लगा कि हम लाएंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह चला रहे थे उस वक्त, वो अभी भी चला रहे हैं। तो उन्हें लगा कि कंपनी आएंगी। अब लड़ाई इस तरह से क्या होता, उपद्रव जाके मचा दिया गया। आप एनजीओ के नाम पे उपद्रव मचा दे रहे हो, तो उससे क्या होता है कि वो कंपनियों को लगता है नहीं यहाँ एनवायरमेंट सही नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल काम नहीं किया जा सकता, तो कंपनियां वापस चली जाती हैं। तो आमतौर पे इसका मिसयूज होने लग गया। मिसयूज क्या करते हैं, जो आपके राइवल्स होते हैं वो करवाते हैं। जैसे कि अब कोरोना वायरस के बाद चाइना से क्या हुआ, चाइना से बहुत सारी कंपनियां भागने लग गई, तो वो कंपनियां ज्यादातर इंडिया या फिर वियतनाम की तरफ जाने लग गई। अब इससे क्या हुआ, चाइना वालों ने इसी एनजीओ का मिसयूज करना शुरू किया। देखते थे इंडिया में कौन कौन से एनजीओ हैं, देखा भाई ये वाला एनजीओ है, तो जैसे उसको पता लगा ये वाला एनजीओ भाई इंडिया में है, कुछ पैसे वैसे दे देते हैं एनजीओ को, भाई तुम लोग जाओ यहाँ ये वाला काम करना शुरू। आपको दिखेगा बहुत बार कि कहीं पावर हाउस बन रहा है, कहीं पावर स्टेशन बन रहा है, वो आ जाएंगे काली पट्टी उट्टी बांध करके आ जाएंगे कि हाँ भाई लो जी एनजीओ वाले आ गए हैं, हम बनने नहीं देंगे, यहाँ पर प्रदूषण हो जाएगा, ये वो। उनकी भी अपनी बात होती है, तथ्यात्मक रूप से वो बात रखते हैं, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी रिसेंट एग्जांपल आपने ईरान में देखा होगा। ईरान के अंदर क्या हुआ, ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, किस चीज को लेके, हिजाब को लेके प्रोटेस्ट हुआ, है ना। अब वहां की महिलाएं बोल रही हैं कि भाई हमको हिजाब अलाइक नहीं पहनना है, जो नहीं पहनना चाहे नहीं पहने, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया उसको लेकर के। कभी सोचा है प्रोटेस्ट ईरान में क्यों हुआ? सऊदी अरब में भी तो महिलाएं हिजाब पहनती हैं, बगल में ही सीरिया वगैरह है, वहां पर महिलाएं हिजाब पहनती हैं। ईरान में ही क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन उसके लिए? और कहीं की महिलाएं इतना प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर पा रही? उनको इतना इंटरनेशनल ब्रांडिंग क्यों नहीं मिल रहा? असलियत में जो एनजीओ वहां पर ये काम कर रहे हैं ना, उनको पीछे से अमेरिका फंड कर रहा है, क्योंकि ईरान है बहुत बड़ी अमेरिका विरोधी देश। तो अमेरिका वाले बहुत मिसयूज करते हैं इस पूरी चीज का। अगर जिस व्यक्ति ने अरब रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा हो तो अरब रिवॉल्यूशन जाकर के पढ़ ले एक बार, वो कैसे अमेरिका वालों ने एक एनजीओ के जरिए ही अरब रिवॉल्यूशन करवा डाला पूरा का पूरा, कई देशों की सरकारें पलट दी उसके बाद, ठीक है। तो एनजीओ का रोल इसीलिए आज क्या है कि दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर टॉपिक के बारे में, चाहे ग्लोबलाइजेशन हो चाहे एनजीओ हो, आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने का टॉपिक, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने का तरीका। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने का तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं रियलिज्म। रियलिज्म, इसे हिंदी में कहते हैं यथार्थवाद।
यथार्थवाद क्या होता है पता होना चाहिए, एग्जाम में इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में इसमें आने के। अब रियलिज्म क्या है? रियलिज्म है यथार्थवाद। भाई यथार्थवाद का मतलब क्या होता है? दरअसल में हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ने का एक तरीका होता है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी अप्रोच होती है। उसी अप्रोच में से एक रियलिज्म है और एक दूसरी जो आपको पढ़नी है वो लिबरलिज्म है। तो उदारवाद और रियलिज्म यानी यथार्थवाद, ये दो बातें आप, दो तरीके आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यथार्थवाद क्या होता है, यथार्थवादी क्या होते हैं? दरअसल में यथार्थवाद ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने का क्या है? एक उपागम है। क्या है? उपागम, यानी कि अप्रोच है कि भाई इंटरनेशनल स्टडीज को कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है उसी को क्या कहते हैं? यथार्थवाद। यथार्थवादी क्या कहते हैं? यथार्थवादी जो लोग होते हैं, यथार्थवाद की विचारधारा से समर्थन देने वाले कुछ जो लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखो भाई, दुनिया के जो दो देश हैं, इस दुनिया में कभी भी दो देशों में हमेशा प्रतिस्पर्धा, वो कितने में दिखने में अच्छे लोग रहे हो कि बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई, एक दूसरे के बड़े साथ साथ रहते हैं, लेकिन असली बात यह है कि उनमें आपस में भी कंपटीशन चलता रहता है, लगातार कंपटीशन चलता रहता है, क्योंकि हर देश आगे निकलना चाहता है मैं नंबर 1 बन जाऊं। तो आगे निकलने के लिए क्या होता है? उनमें कंपटीशन होता है, एक प्रतिस्पर्धा होती है, और इस प्रतिस्पर्धा की वजह से क्या होता है? कई बार संघर्ष की स्थिति बन जाती है। तो इसलिए यथार्थवादियों ने क्या कहा? इस दुनिया में स्ट्रगल एंड वॉर, यानी कि संघर्ष और युद्ध, ये बिल्कुल सच है, ये होके ही रहेगा। आप जितना मर्जी टालने का प्रयास कर लो, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी संस्थाएं बना दो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप कभी संघर्ष को रोक नहीं सकते और आप कभी युद्ध को टाल नहीं सकते। अब बात देखोगे सही भी साबित होती है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, लोगों ने रोकने की कोशिश करी, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, है ना। उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन वगैरह बहुत कुछ बनाया गया, लेकिन बनाने कोई फायदा हुआ क्या? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 लड़ाइयाँ हो गई, इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई हो गई, है ना, खाड़ी के बीच में युद्ध हो गया, कभी इजराइल और उनकी लड़ाई हो रही है, अभी आप देखोगे यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है, पैलेस्टाइन इजराइल की आए दिन लड़ाई होती रहती है। तो इन्होंने यही कहा कि भाई देखो, दुनिया को सही तरीके से देखना शुरू करो। यथार्थवादियों ने क्या कहा? दुनिया को सही तरीके से देखना शुरू करो। इन्होंने कहा कि दुनिया में संघर्ष और युद्ध ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है हर देश के लिए। अब सवाल ये क्यों पैदा होता है? इन्होंने कहा हर देश की ना कुछ जरूरतें होती हैं। तो वो जरूरतें क्या क्या हैं? पहली जरूरत इन्होंने कहा नेशनल इंटरेस्ट। क्या कहा इन्होंने? नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय हित। एक होता है राष्ट्रीय हित, दूसरा इन्होंने क्या कहा? सुरक्षा की अवधारणा। सुरक्षा की अवधारणा दूसरा, मतलब यहां पर क्या? सिक्योरिटी कंसर्न। इसके 2 ही रीजन होते हैं। देखिए, हर देश का ना कुछ नेशनल इंटरेस्ट होता है कि भाई ये काम तो होना ही चाहिए। हमारा इंटरेस्ट क्या है? वो जो पाकिस्तान के पास थोड़ा सा कश्मीर गलती से चला गया है, वो अपने पास लौट करके आ जाए। फिलहाल हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसमें है। पाकिस्तान भी भाई इसी बात पे अड़े हुए हैं, पाकिस्तानी भी, ठीक है, कि भाई एक तो वैसे तुमने हमारा बांग्लादेश छीन लिया मार करके, अब जो बचा कुचा 1/3 पाकिस्तान है तुम वो भी लेने पे लगे हुए हो। तो उनका राष्ट्रीय हित भी यही है कि वो उस कश्मीर को, क्या वो बचे हुए कश्मीर को लेना चाहते हैं। हमारा राष्ट्रीय हित क्या है कि भैया हमें तो हमारा वाला ही दे दो जो तुम्हारे पास गलती से चला गया है। तो राष्ट्रीय हित क्या है? इसकी वजह से क्या होता है? टकराव की स्थिति बनी रहती है। अगर आप कश्मीर के टॉपिक को हटा दोगे तो इंडिया पाकिस्तान में आपको वो टॉपिक ही नहीं दिखेगा। इंडिया पाकिस्तान में जंग का कोई टॉपिक ही नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज है जिस पर टकराव के मुद्दे खड़े हो ही जाते हैं, ठीक। दूसरा है सुरक्षा की अवधारणा। ये भी युद्ध को कई बार बुलावा दे देती है। जैसे कि अभी आप यूक्रेन रशिया का युद्ध देख रहे हो, है ना। भाई रशिया वालों ने कहा कि भाई ठीक, हमने एक बहुत लंबे समय तक शीत युद्ध लड़ा है, कोल्ड वॉर लड़ा है, किसके साथ? अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर लड़ते लड़ते क्या हुआ? इन्होंने कहा नाटो की जो आर्मी है वो हमारे बॉर्डर पे नहीं आनी चाहिए। यूक्रेन वाले भाई हम तो नाटो में जाएंगे, जाएंगे मतलब जाएंगे, ठीक है। बस फिर क्या था? सुरक्षा की अवधारणा थी। यथार्थवादियों ने कहा था कि भाई युद्ध तो ऐसे होता ही होता है। रशिया वालों ने कहा आओ बेटा तुम्हें भेजते हैं नाटो में, इधर आओ।
इतना बुरा हाल किया, इतना बुरा हाल किया कि अब दोबारा उनके घर में कोई बोलेगा नहीं कि हम नाटो में जाएंगे। ठीक है, तो यथार्थवादी लोग यही थे कि जो कहते हैं क्या, युद्ध होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि मानव के स्वभाव में ही युद्ध है क्या। ठीक है, हर बंदा चाहता है जो मैं चाहूं वो मिल जाए, बिल्कुल ठीक। अगर कोई आपसे यथार्थवादियों के नाम पूछे तो आप यथार्थवादियों के नाम बता सकते हैं। सबसे बड़ा नाम जिनका है वो है कौन, हंस जे मार्गेनथाउ। हंस जे मार्गेनथाउ बहुत बड़े यथार्थवादी हैं और इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशन। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये बुक का मुझे डेट याद नहीं है एग्जैक्टली, आई थिंक सो 1948 के आसपास लिखी गई होगी बुक, तो डेट आप मेंशन मत कीजिएगा। लेकिन ये बहुत बड़े यथार्थवाद की विचारधारा को प्रतिपादित करने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो वो हंस जे मार्गेनथाउ है। ठीक है, उसके बाद एक और विचारधारा है जिसे हम लोग आदर्शवाद या उदारवाद कहते हैं। वो क्या है, वो उदारवाद है। उदारवादी क्या है, ये बिल्कुल यथार्थवादियों से उल्टा काम करते हैं। ये भी कहते हैं दुनिया में युद्ध, ये कहते हैं दुनिया में युद्ध वगैरह को रोका जा सकता है। जैसे यथार्थवादी क्या कह रहे थे, युद्ध को तो भाई रोका ही नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं, युद्ध को रोका जा सकता है, अगर कुछ हम प्रयास करें अपनी तरफ से तो युद्ध को रोका जा सकता है। क्योंकि मानव का स्वभाव बड़ा ही अच्छा होता है, कोमल होता है, वो मानवीय सुरक्षा चाहता है, तो युद्ध को रोका जा सकता है। युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके बताए कि आप क्या करो, व्यापार को बढ़ावा दो, संबंधों को बढ़ावा दो। जैसे ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी, ये लोग एलपीजी की सिस्टम लेकर के आ गए। एलपीजी, इन्होंने कहा लिबरलाइजेशन करो, प्राइवेटाइजेशन करो, ग्लोबलाइजेशन करो। ये उदारवाद की नीतियां हैं कि जब दो देश आपस में ट्रेड करने लग जाएंगे, दो देश आपस में व्यापार करने लग जाएंगे, तो उनमें क्या हो जाएगा, युद्ध जैसी समस्या जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, कुछ हद तक बात सही भी है, क्योंकि जब दो देश ट्रेड करने लग जाते हैं तो उनमें आपस में युद्ध की संभावनाएं लगभग कम होने लग जाती हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ ही चुके हैं। तो ये उदारवादी थे। उदारवादी क्या मानते थे कि युद्ध को टाला जा सकता है। ये बिल्कुल उससे अपोजिट कहते हैं बात, यथार्थवादियों से अपोजिट बात करते हैं कि भाई युद्ध को टाला जा सकता है, हर बात का एक समाधान निकाला जा सकता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन बना दो, वो युद्ध को रोक देगी। तो यूनाइटेड नेशन कब बनी, 1945 में बन गई। तो 1945 के बाद क्या युद्ध नहीं हुआ हमारे देश में, हुए हैं। तो लेकिन ये भी सही है कि यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी लड़ाइयां रोक भी दी हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा हर विचारधारा के कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, हमको सारे पता होने चाहिए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। एग्जाम में आपसे कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप जानते नहीं है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है क्या, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एक नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। क्या है भाई ये NEIO, क्या है ये? दरअसल में क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया ना, कोल्ड वॉर जब चल रहा था, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे एक तरफ तो रशिया, एक तरफ अमेरिका। एक टाइम ऐसा आया रशिया की उसमें हार हो गई, और जब रशिया हार गया वहां पर, तो रशिया के हार जाने से क्या हुआ, रशिया के हार जाने से अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बन गया। अब अमेरिका को लगा हम जो फैसला करेंगे वही पूरी दुनिया में मान्य हो जाएगा। ठीक है, अब तक तो लड़ाई कर रहे थे केवल रशिया वालों से, लेकिन अब जब अमेरिका वाले सुपर पावर बन गए तो उनको पता लगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी ये हम सारे अमीर अमीर लोग ही बात करेंगे तो गरीब लोगों से तो बात करनी पड़ेगी ना, तो कस्टमर तो हमारा वो भी है। ठीक है, इनफैक्ट वो ज़्यादा अच्छा कस्टमर होता है, जो बंदा जितना गरीब वो कस्टमर उतना अच्छा होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, समस्या क्या आ जाती है, समस्या ये आ जाती है कि जब ये व्यवस्था बनाई गई, अमेरिका वालों ने व्यवस्था बनाई, इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लग गए फिर से कि भाई पहली बात तो तुमने गरीबों को लूटने के लिए व्यवस्था बनाई। इसको एक इसके अंतर्गत क्या किया गया, एक बात की गई उत्तर दक्षिण, आपने कभी सुना होगा शायद, ये उत्तर दक्षिण संवाद। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायलॉग,
नॉर्थ का मतलब पता क्या होता है? उत्तर का मतलब होता है अमीर देश, अमीर देश। दक्षिण का मतलब होता है गरीब देश। इन्होंने कहा कि जो अमीर देश है वो गरीब देशों से बात करेंगे तो इससे दोनों को फायदा होगा। गरीबों को रोजगार मिलेगा, तकनीक मिलेगी, मार्केट मिलेगा, और अमीरों को क्या होगा? एक नया क्षेत्र बन जाएगा, नए ग्राहक मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों का फायदा होगा इस तरीके से देखा जाए तो। हालांकि ये बात बाद में दक्षिण लोगों ने आरोप लगाया, दक्षिण संवाद के जो लोग थे, गरीब लोगों ने कहा कि भाई ये जो अमीर लोग हैं ये बड़े चालाक लोग हैं, ये हमसे बात नहीं करते, हमसे को केवल अपना सामान बेच दे रहे हैं, कि हमको ग्राहक समझते हैं सिर्फ ये लोग। एक तो हमारे देश में आते हैं, हमको ही लूटते हैं, ठीक है, हमें ही बेवकूफ़ बना देते हैं, मतलब ले देखिए, कहने का मतलब इनका ये था। तो ये जो मामला था इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब जब सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या हुआ? तब एक नया संवाद आया, उसे कहा गया दक्षिण दक्षिण संवाद। जैसे दक्षिण दक्षिण संवाद में क्या है, जो गरीब देश थे उन लोगों ने आपस में मिलकर बात करना शुरू किया। ठीक है भाई, ये गरीब इंसान ही गरीब का दुख समझ सकता है ना। तो अब जब इस तरह के बातें होने लग गई तो क्या हुआ? इंडिया अफ्रीका से बात करने लग गया, है ना। तो आपको अपने आसपास इंडिया में बहुत सारे अफ्रीकन नागरिक लोग मतलब रहते हुए मिल जाएंगे। आप अगर अफ्रीका में जाओगे, साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ बहुत सारी क्या इंडियन कंपनीज काम करती हुई मिल जाएंगी आपको। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो दो गरीब लोग थे उन लोगों ने आपस में बात किया, आपस में व्यापार करना शुरू किया। उन्होंने कहा ये अमीर लोगों से बात ही नहीं करनी, कम कमाएंगे, कम खाएंगे, सुखी रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे संगठन बनाए गए इसमें, फिर जिसमें अंकटाड का नाम आ जाता है, इसमें आप G77 की मीटिंग्स आपका नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत सारे क्या हुए गरीब देशों के बीच में ही बनाए गए थे। ठीक, ये इसका मतलब होता है। बाकी आप जैसा भी एग्जाम्पल देके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, वो है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक टिकाऊ विकास। क्या है ये? टिकाऊ विकास। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं इसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब टिकाऊ विकास की अवधारणा, ये नई अवधारणा आई है। ठीक है, वो एनजीओ जब से आ गए तब से ये अवधारणाएं बहुत प्रचलित हो गई। क्या कहना है इन विचारधाराओं का, या टिकाऊ विकास को समर्थन देने वाले विचारों का क्या कहना है? एक मिनट। इन लोगों का ये मानना है कि जो अंधाधुंध ये डेवलपमेंट हो रहा है ना, बिल्कुल अंधाधुंध, ब्लाइंड डेवलपमेंट, हर देश दूसरे देश तो आगे बनने के लिए रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, शोषण कर रहा है। क्या कर रहा है? संसाधनों का शोषण हो रहा है, संसाधनों का शोषण हो रहा है। और किसका शोषण हो रहा है? इन्होंने कहा मानव का शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? मानव का शोषण हो रहा है। ठीक है, संस्कृति का शोषण हो रहा है, संस्कृति का शोषण हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से कई प्रकार के शोषण की बात करते हैं ये लोग। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने क्या कहा, कैसे एक्सप्लॉयट होता है? बेसिकली अंधाधुंधा को पेट्रोल की गाड़ियां निकलने लगी, तो मतलब पेट्रोल दुनिया से पेट्रोल अगर खत्म हो गया तो अगली जनरेशन कैसे काम करेगी? आप खुद सोचिए। डेवलपमेंट, ह्यूमंस का शोषण हो रहा है। आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पता ही होगा। कुछ साल पहले तक तो ये बड़ा लीगल हुआ करता था। जो गोरे लोग हुआ करते थे ना, ये जितने गोरे गोरे लोग होते हैं बाहर अमेरिका, देखने में आपको लगते होंगे वाह वाह क्या बात है, बड़े घटिया लोग होते हैं। ठीक है, पहले ब्लैक लोगों को खरीदते बेचते थे, इंसान मतलब सामान की तरह बिका करता था इनके पास। ठीक है, आज भी उनकी मेंटेलिटी कोई बहुत ज़्यादा बदल नहीं गई है। ठीक है, आज भी आप देखेंगे तो एशियन लोगों को बड़ी हीन भावना से देखा जाता है वहाँ पर। उनका ये मानना है कि लाइक ये लोग बस नौकर बनने के लिए आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार की उनकी क्या है विचार है। अगला है संस्कृति का शोषण। तो संस्कृति का शोषण का मतलब क्या होता है? जैसे कोई गांव है, कोई कस्बा है, उसका कुछ अपना विचारधारा है, कुछ अपना मानना है उसका। ठीक है, तो अगर वो कोई चीज को मानते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सरकार गई कहीं पर, सरकार ने किसी दूसरी जमीन को बोल दिया कि भाई आप आओ और हम यहाँ पर ना कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, कोई मॉल बनाना चाहते हैं। ठीक है, किसी पर्सन को बोल दिया उन्होंने। अब वहाँ कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने कहा भैया हम तो गरीब लोग हैं, झोपड़ी में रहते हैं,
हम अगर खत्म मतलब हम अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे। तो सरकार उनको कहती है कि नहीं, आपको किसी को हम यहाँ मकान दे देंगे, किसी को वहाँ मकान दे देंगे। वो कहेंगे नहीं, हम लोग एक ही कल्चर के लोग हैं, तो हम एक ही जगह रहना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें हमारा गांव जो है छोड़ दिया जाए, हम इसमें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट फिर कई बार पावर वावर का यूज़ करके उन्हें हटा दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, संस्कृति का भी शोषण हो जाता है। यही बात कौन कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लोग कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि विकास करो, हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास इस तरह प्रकार से होना चाहिए कि उसमें सबका भला हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अंधाधुंध शोषण हो रहा है बिल्कुल। इसी का आप रिजल्ट देखोगे, फिर इसका जब लोग कुछ पढ़ते हैं ना तो परिणाम भी निकल के आता है। इसका फायदा आप देखोगे, आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने लग गई है ना। आप देखोगे बल्ब आते थे पहले, अब एलईडी बल्ब आने लग गए हैं, ताकि क्यों, हीट कम रिलीज हो, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे। इन सब बातों की अब इंसान है, आप उससे कभी भी हमेशा काम नहीं करा सकते। सरकार क्या करती है, घंटे डिसाइड कर देती है कि इतने ही घंटे काम करेगा, ऐसा हो जाता है ना। हाँ, इंडिया में बहुत सारे स्टेट है जिनको रिजर्वेशन दिया गया है, स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं उनको कि उनका शोषण ना हो सके, ठीक है। उसके बाद एक होता है वर्ल्ड बैंक और IMF, इसके बारे में जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, कई बार आपने न्यूज में इनके नाम सुन रखे होंगे। वर्ल्ड बैंक ने दिया पाकिस्तान को कर्जा देने से मना, ऐसे नाम सुने होंगे, है ना। ये न्यूज़ तो पिछले हम 1 साल से सुनते ही आ रहे हैं। या IMF के पास चला गया कोई देश, हम कहते हैं IMF के पास कोई देश बहुत एंड में जाता है। ये बने कब, दरअसल में 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उस 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया कि हम 2 ऐसी संस्थाएं बनाएंगे जो क्या करेंगी, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करेंगी, ठीक है। तो ये दोनों बना दिए गए भाई 1945 में, दोनों के दोनों 1945 में बने हुए। अब जब ये 1945 में बन गए तो इनके बनने के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक से कहा गया कि यह वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूं पहले। वर्ल्ड बैंक ऐसा कहा गया भाई गरीब देशों को लोन देगा, ये जो गरीब देश हैं उनको लोन देगा ताकि उन्हें कुछ पैसा मिल पाए, पैसा आएगा, कुछ बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ खरीदेंगे, अपने सामान आपको कोई बिजनेस शुरू करना हो तो आप कैसे बिजनेस शुरू करोगे, है ना। कुछ इन्वेस्टमेंट तो लगानी पड़ेगी ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आप शुरू नहीं कर सकते बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के। तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक के बारे में कहा गया गरीब देशों की सहायता करेगा, गरीब देशों की सहायता, ठीक है। तो लोगों को लगा अच्छी बात है, वह गरीब देशों की सहायता करेगा तो, और इन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया में ट्रेड हो, ऐसा कोई देश किसी देश से चीटिंग ना कर पाए, तो जो ट्रेड के जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी वर्ल्ड बैंक बनवाएगा। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो अब क्या हुआ, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता गया भाई वर्ल्ड बैंक ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो देखो कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो बड़ा अच्छा अच्छा बोल के बनाई जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म ही हो रहा था बस, तो जो दुनिया के अमीर देश थे ना, इन लोगों ने मिलकर के वर्ल्ड बैंक बना दिया, IMF बना दिया। वर्ल्ड बैंक के ऊपर तो सारा कब्जा अमेरिका का ही हो गया। तो दरअसल में कई बार ये ऐसा इसके ऊपर आरोप लगा कि वर्ल्ड बैंक उन्हीं को कर्ज दे रहा है, उन्हीं को जो यूएसए की फ्रेंडली कंट्रीज हैं। यूएसए की क्या है, फ्रेंडली कंट्रीज हैं, और जो यूएसए की फ्रेंडली कंट्री नहीं है उनको लोन नहीं मिल रहा। ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है। यही तो गेम हो जाता है सारा का सारा, आप समझ नहीं रहे इसी बात को। आप खुद, मैं कहता हूं आप एग्जाम्पल लीजिए, आप एक काम कीजिए, आप खुद मार्केट में कभी जाएंगे, जैसे आपने जाके कोई मकान देख लिया, ठीक है, वो किसी बिल्डर का नहीं है, किसी डीलर का नहीं है, सामान्य किसी इंसान से बात कर लिया आपने कि भैया मुझे अपना मकान बेचोगे, वो कह देगा हाँ बेच देंगे। वो बेचने के लिए राजी है, आप खरीदने के लिए राजी हैं, आपके पास पैसा नहीं है। आप बैंक के पास गए, आपने बैंक वाले से कहा भाई साहब मुझे कुछ पैसा लोन चाहिए, मैं उससे खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। बैंक आपको पैसा नहीं देगा, बैंक आपको पैसा नहीं देगा। यही चीज आपको बढ़िया फ्लैट किसी बिल्डर या डीलर से खरीदने जाओ, वो डीलर आपसे कहेगा अरे भाई साहब लोन करा देंगे, आपका टेंशन मत लो। यही काम यहाँ पर हो रहा था। अब ये वर्ल्ड बैंक बनाया तो इसलिए कहा था गरीबों की सहायता होगा, करेगा, लेकिन ये देखा गया कि भाई ये जिसको
मतलब यूएसए की कंपनी किसी दुनिया मतलब किसी देश में गई, मान लीजिए अफ्रीका के किसी देश में गई, और अफ्रीका के देश में जाके क्या कहा कि भाई ये लो हमारा ये सामान है, रखो इसे खरीद करके, ये हमने बहुत बड़ा जहाज बनाया है, एक काम करो ये वाला प्लेन खरीद लो। वो कहेंगे भैया हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, खरीदना तो चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, हम लोन दिला देंगे, ठीक है। तो यानी कि वर्ल्ड बैंक से उधार दिलवाएंगे, उसको उधार दिलवाएंगे ताकि तुम हमारा सामान खरीद सको, ठीक है। ये बड़ा मक्कारी बहुत ज्यादा करते हैं। आपको पता होगा कि एक जब कुवैत पर इराक ने अटैक कर दिया था, किस पर? कुवैत पर किसने अटैक कर दिया था? इराक ने। जब इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया, कुवैत को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, तो क्या हुआ? कुवैत को अपने आप को बनाना था, तो दोबारा अपने आप को बनाने के लिए पैसा की जरूरत पड़ेगी। तो जब इनको पैसा दिया गया तो वर्ल्ड बैंक ने इनको पैसा दिया, और इनको बनाने के लिए जो कंपनी आई वो मैक्सिमम कहाँ से आई? वो अमेरिका से आई। तो एक तरीके से वर्ल्ड बैंक, अमेरिका वाले वर्ल्ड बैंक में पैसा डालते हैं, वर्ल्ड बैंक वाले गरीबों की सहायता करते हैं, वो अमेरिकन कंपनीज को देते हैं, वो पैसा दोबारा अमेरिका पहुंच जाता है। पैसा घूम करके दोबारा अमेरिका पहुंच गया और ये बंदा कर्जे में आ गया। तो ऐसा सिस्टम है वर्ल्ड बैंक का पूरा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात आईएमएफ की, कर लेते हैं। इनका अलग ही सीन चलता है। ये तो भाई किसी को पैसा देते हैं, पहली बात तो सबसे लास्ट में कोशिश करते हैं सब देश इनके पास पैसा लेने जाना पड़े। लेकिन अगर जाना पड़ भी जाए, कभी अगर जाना पड़ भी जाता है, तो क्या होता है, इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये कहते हैं भाई पहली बात तो आपके यहाँ जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसको हम कंट्रोल करेंगे, हम बोलेंगे भैया ऐसा करो तो वैसा करना पड़ेगा, तभी हम लोन देंगे, ठीक है। तो बहुत आज तक जिस उद्देश्य के लिए बनी थी ना ये, आज तक अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जिस चीज के लिए इसको बनाया गया था उस चीज के लिए आज तक क्या हुआ? सक्सेसफुल ये हुई ही नहीं, ठीक है। तो ये था थोड़ी बातें इनके बारे में। इसके बाद एक अवधारणा आती है हस्तक्षेप की। एक आती है हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, ठीक है। हस्तक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप का मतलब होता है कि जब कह सकते हो कि कोई दो देश या तीन देश, कोई ऐसे पर्सन की वहां पे इंडल्जमेंट हो जाए, ऐसा पर्सन वहां इंडल्ज हो जाए, शामिल हो जाए जिसकी वहां आवश्यकता ही नहीं है, जिसकी, ठीक है, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, वहां पर शामिल होने, इस अवधारणा को हस्तक्षेप की अवधारणा कहते हैं, ठीक है। अब कितने प्रकार की होती है? एक तो होता है आंतरिक हस्तक्षेप, एक होता है बाहरी हस्तक्षेप, और एक होता है आपका सुरक्षा हस्तक्षेप, ठीक है। क्या कह सकते हो कि दंडात्मक। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप बड़े चलते रहते हैं, ठीक है। कई बार कोई देश इंटरनल पॉलिटिक्स में बिना वजह इनरोल होने लग गया था दूसरे देश की। जैसे अभी आपने देखा होगा अमेरिका के जॉर्ज सोरो थे, उन्होंने इंडिया के बारे में कहा था कि वहाँ जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम नहीं कर रही, हम जो है वो $1 मिलियन लगाएंगे ताकि सरकार को बदला जा सके वहाँ पर, ठीक है। तो ये अननेसेसरी का हस्तक्षेप है भैया, सरकार हमारी अच्छा काम नहीं कर रही। हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता, तुम कौन होते हो यहाँ पर ठेकेदार बनने वाले कि अच्छा काम नहीं कर रही, बुरा काम नहीं कर रही, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड नहीं करना कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, ठीक। तो ये होता है आंतरिक हस्तक्षेप, ठीक है, कि वो हमारे इंटरनल मामलों में क्या कर रहे हैं, हाथ पैर डाल रहे हैं। दूसरा होता है बाहरी हस्तक्षेप, ठीक है। बाहरी हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? कोई बाहर की कंपनी यहाँ करके यहाँ काम करे। अभी इंडिया और मतलब ट्विटर का बहुत बड़ा विवाद चल गया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, कि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को कहा था अपना एक अधिकारी नियुक्त करो यहाँ पर। ट्विटर वाले कह रहे हम नहीं करेंगे भाई, हम जैसे काम करते हैं अपने रूल के हिसाब से काम करेगा। तो गवर्नमेंट ने कह दिया भाई बोरिए बिस्तर बांधो, दफा हो जाओ यहाँ से, फिर उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। आप हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो, अफवाहें फैला रहे हो अपने ट्विटर के माध्यम से, उस पर दंगे वगैरह हो जाते हैं कई बार। तो ये बाहरी हस्तक्षेप है, ठीक है, यानी हमारे किसी मैटर के ऊपर किसी और बंदे का कमेंट आना, ठीक है। एक होता है दंडात्मक हस्तक्षेप। दंडात्मक हस्तक्षेप का क्या मतलब होता है? कई बार सुरक्षा की दृष्टि से दंड देना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे वही यूक्रेन नाटो वाला एग्जाम्पल, यूक्रेन वाले मान नहीं रहे थे, मतलब रूस वालों ने बहुत बार कहा भाई हमारी सुरक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, मत जाओ नाटो में, लेकिन वो पीछे पड़ गए कि नाटो में तो हम जाके ही मानेंगे। बस फिर क्या था,
उन्होंने कहा ठीक है, दंडात्मक हस्तक्षेप करना पड़ेगा, फिर कर दिया, बस अब मांग रहे हैं यहाँ वहाँ सहायता जाकर के। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्षता। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता। तो क्या होती गुट निरपेक्षता? दरअसल में जब मैंने आपको बताया था कोल्ड वॉर चल रहा था, है ना, कोल्ड वॉर जब चल रहा था, कब से चल रहा था, 1945 से लेकर के 1991 तक। इस दौरान में क्या था, दो बड़े बड़े देश थे भाई, यूएसए और यूएसएसआर। अब ये दो बड़ी बड़ी सुपर पावर हो गई, दो सबसे बड़ी पावर हो गई है। तो इन दोनों ने क्या कर दिया, बाकी देशों को अपने अपने ग्रुप के अंडर लेना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे देश ऐसे निकल गए जिन्होंने कहा भाई हम नहीं जाना चाहते किसी के अंडर में। ठीक है, हम क्यों जाए भाई, अभी अभी तो हम लड़ाई करके अंग्रेजों से आजाद हुए हैं, तुम फिर हमें अमेरिका के पीछे लगवा दो। अब अगर हम अमेरिका के ग्रुप में चले जाएंगे तो जो अमेरिका चाहेगा वही करेंगे ना, और अमेरिका के ग्रुप में अगर हम चले गए तो बिना मतलब इनसे दुश्मनी हो जाएगी, है ना, यही बात है ना। अगर आप इस ग्रुप में चले गए तो इनसे दुश्मनी, इस ग्रुप में चले गए तो इनसे दुश्मनी। हम नए नए अभी पैदा हुए हैं, तो होता क्या है, आप देखोगे 1945 के आसपास ही कई सारे देश आजाद हुए थे। तो उन देशों ने क्या कहा कि भैया हम तो ना यूरोप यूएसए में जाएंगे, मतलब हम ना जाएंगे यूएसए में, ना जाएंगे यूएसएसआर में, हम बिल्कुल फ्री रहेंगे। क्या रहेंगे, बिल्कुल, हम रहेंगे बिल्कुल फ्री, आजाद, हमारी पॉलिसी बिल्कुल फ्री रहेगी। ठीक, तो ऐसे देशों के ग्रुप को कहा गया ये गुट निरपेक्ष देश हैं। क्या कहा गया कि ये क्या है, ये गुट निरपेक्ष देश हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत नेहरू जी, एक टीटो जी, और एक थे नेहरू थे, एक टीटो थे, और एक कौन थे, सुकर्णो। ठीक है, नेहरू जी थे, टीटो जी थे, सुकर्णो थे। ठीक है, और एक नासेर, नासेर गलत नाम लिख दिया, ये भी थे, बाद में ये भी आ गए थे, लेकिन नासेर का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेहरू जी थे, टीटो और नासेर। ठीक है, इनमें से कोई एक मिस्र का था, एक यूगोस्लाविया का था, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद है अभी किसका। नेहरू जी तो इंडिया के थे, आप ये जानते हो, ये मैं बोलता नेहरू जी यूगोस्लाविया के थे, ऐसा नहीं है, नेहरू जी इंडिया के थे भाई। इन दोनों में से कोई एक यूगोस्लाविया का है, एक मिस्र का है। तो इन तीनों ने मिलकर क्या शुरू किया, इन तीनों ने मिलकर शुरू कर दिया नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, किसी भी ग्रुप में नहीं जाना, किसी भी ग्रुप में नहीं जाना अपने को। ठीक है, किसी भी ग्रुप में नहीं जाना, हमको अपना अलग ही ग्रुप बना देना। एक हमको क्या करना, अपना खुद का एक अलग ग्रुप बनाएंगे भाई, सारे बंदे हम लोग रहेंगे उसके अंदर, हमारा जो मन करेगा, जिससे मन करेगा उससे दोस्ती करेंगे। कभी अमेरिका से मन किया अमेरिका से कर लेंगे, कभी यूएसएसआर से मन किया यूएसएसआर से कर लेंगे। ठीक है, तो हम दोनों से दोस्ती बना के रखेंगे, क्योंकि हम अभी नए नए तो आजाद हो रहे हैं भाई, तुम तो लड़ाई कर लोगे, हमारे बस का तो है नहीं अभी युद्ध करना। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया गया, धीरे धीरे इसमें लोग बढ़ने लग गए। 1961 में ना पहली बैठक की गई थी इसकी, लेकिन तब इसमें 25 देश थे, आज इसमें 120 से ज्यादा देश आ चुके हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इसके सपोर्टर बढ़ते चले गए, क्योंकि बहुत लोग किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते ना, राष्ट्र भी चाहता है कि हम भाई क्यों उनके गुलाम बने। तो उन्होंने क्या कर दिया कि हमें गुलाम ना बनना पड़े, इस वजह से ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना दिया। तो अब लोगों ने इनसे जानना चाहा कि भाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या मतलब है, कि किसी भी कभी साथ नहीं जाएंगे किसी के। तो बोला गया नहीं, देखिए हमारा मकसद क्या है, गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि बस मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, हम बोलेंगे। अगर हमको कभी ऐसा लगेगा भाई अमेरिका की गलती है तो हम वहाँ बोलेंगे अमेरिका गलत है, अगर हमको कभी लगेगा कि रशिया की गलती है तो हम वहाँ बोलेंगे भाई रशिया गलत है। गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं है, गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि बिल्कुल फेयर होकर के हम अपनी बात रखेंगे। हम किसी का, अब सोचिए कि कोई बंदा, अगर कोई देश अगर अमेरिका के ग्रुप में रहेगा तो अमेरिका वाले अगर कुछ गलत करेंगे तो वो देश बोलेगा कि अमेरिका ने गलत किया है? नहीं बोलेगा। कोई अगर रशिया के ग्रुप में है तो रशिया के ग्रुप, अगर रशिया कुछ गलत करेगा तो क्या वो बोलेगा कि रशिया ने गलत किया है? वो कभी नहीं बोलेगा। तो यही दिक्कत ना आने पाए, इसीलिए ये तीन महान नेताओं ने मिलकर के क्या बना दिया, गुट निरपेक्षता। और कहीं ना कहीं इस ग्रुप ने ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दुनिया में। कई बार वो जो कोल्ड वॉर में कई बार ऐसा लगा लड़ाई होने वाली है, तब यही वो ग्रुप था जिसने
बचा लिया। कई बार इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं कि यार अब तो खैर वो कोल्ड वॉर खत्म हो गई है, क्या अब इसकी जरूरत रह गई है? तो सवाल पैदा होता है और इसका जवाब यह है कि हाँ भाई अभी भी रह गई है, क्योंकि अभी भी दुनिया के ऊपर क्या है कि परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है लगातार। इतने परमाणु देश हो गए हैं कि लगातार उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो खतरा मंडराने से बचाने के लिए क्या है, बहुत जरूरत होती है कि हमारे पास कैसा देश होना चाहिए, कुछ ऐसे देश होने चाहिए किसी भी साइड ना रहे। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, हमने जाना। मैंने आपको बहुत थॉरोली जाके बहुत सारगर्भित तरीके से नहीं बताया है, बहुत ऊपर ऊपर से बताया है। लेकिन अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल करा रखी है, आप वहां पर जाइए, आपको बढ़िया कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। जितने टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे टॉपिक्स वहां पर आपको लिखे मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में अगली किसी इंपॉर्टेंट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।